कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। दोस्तों, मैं श्याम सुंदर पाठक आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आपने पिछले वीडियो हाउ टू क्रैक यूपीपीसीएस को काफ़ी अप्रिशिएट किया और इसी संदर्भ में बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों ने तमाम सवालात पूछे हैं। आज उन्हीं सवालों के जवाब लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यदि आपके दिमाग में भी इस वीडियो को देखने के बाद और भी कोई सवाल उठता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सबसे पहले एक प्रतियोगी छात्र ने पूछा है जो कि गांव में रहते हैं। उन्होंने पूछा है कि सर, मैं एक सुदूर गांव में रहता हूँ जहाँ बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती मुझे, और मैं अकेला भी हूँ जहाँ तैयारी कर रहा हूँ, और इसकी वजह से मुझे वहाँ ना तो एनवायरनमेंट मिल पा रहा है ना कंपनी मिल पा रही है, और खुद को डीमोटिवेट महसूस करता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? दोस्तों, बहुत सारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो गाँव में रहते हैं और जहाँ सुविधाओं का घोर अभाव भी है, साथ ही उनके पास स्टडी मटेरियल की भी कमी है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप सिविल सर्विस में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। रही बात डीमोटिवेशन की, तो देखिए, मोटिवेट तो आपको होना ही पड़ेगा। अब मोटिवेशन एक्चुअली दो तरह से होता है। एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, यानी कि कोई आपको बाहर से प्रेरित करे, कोई आप में जोश भरे, और एक मोटिवेशन होता है इंटरनल मोटिवेशन, जो आपके अंदर होता है। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन जितने भी होते हैं वो थोड़े समय के लिए काम करते हैं। जब तक आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, आपके अंदर ही मन में ये प्रण नहीं है कि मुझे कुछ करना है, तब तक कोई कितना भी आपको मोटिवेट करे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन वर्क तो करता है, काम तो करता है, जरूरी भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनल मोटिवेशन। तो मेरा ऐसे सभी खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगी छात्रों से ये कहना है कि आप ये कतई न सोचें कि आप अकेले हैं। एकला चलो रे, जब कोई नहीं है तो एकला चलो, क्या दिक्कत है? बहुत सारे ऐसे लोग सफल मैंने देखे हैं, जब तैयारी शुरू किए तब वो अकेले थे, लेकिन धीरे धीरे करके कारवां जुड़ता गया। आप चलिए तो सही, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप चलो, आप चिंता मत करो इस बात की कि आपको मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ मोटिवेटिंग बुक्स पढ़िए, ऐसे राइटर्स को पढ़िए जो मोटिवेट करते हो आपको। इसके अलावा मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, कुछ महान लोगों की जीवनी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रेरक वाक्य जो आपको प्रेरित करता हो, आप में जोश भरता हो, आप उसे अपनी टेबल के आगे दीवार पर चिपका लें और उसे बार बार पढ़ें। देखिए, सपने देखे हैं यदि आपने सिविल सर्विस सर्वेंट बनने के, तो उसे मरने मत दीजिए। एक दिन आएगा जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो सपना आपको मरने नहीं देना है। यदि आपके पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं है तो चिंता मत करिए, इंटरनल मोटिवेशन तो है। आपने अंतर मन में संकल्प तो ले लिया है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता। रही बात एनवायरनमेंट की, तो ये मैं जरूर महसूस करता हूँ कि एनवायरनमेंट के कारण जो ग्रोथ है, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाती है। लेकिन यदि एनवायरनमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ही अपने आप में ही ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए कि आपको जरूरत ही ना पड़े किसी और की। तमाम ऐसे सिविल सर्वेंट हुए हैं जिनको एनवायरनमेंट नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद वो सफल हुए। तो ऐसे सफल प्रतियोगी जो परीक्षार्थी हैं, आप उनकी जीवनी पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा। एक और प्रतियोगी परीक्षार्थी ने पूछा है कि सर, मैं नौकरी करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, और मेरा अधिकतर समय नौकरी में ही निकल जाता है, और मुझे पढ़ने के लिए सिर्फ 3 या 4 घंटे ही मिल पाते हैं। वो भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो भी समय नहीं मिल पाता, यानी कि लगातार समय तक मुझे, लंबे समय तक समय नहीं मिल पाता। मुझे क्या करना चाहिए? जबकि अधिकांश लोगों का कहना है कि सिविल सर्विस सर्वेंट बनने के लिए 12-13 घंटे पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों,
जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, बहुत सारे लोग जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट कर रहे हैं चाहे वो सरकारी कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अनुकूल परिस्थितियां तो किसी के भी समक्ष नहीं है। आप यदि इस दिमाग में सोचे बैठे हों कि भाई मेरे ही सामने विपरीत परिस्थितियां हैं और बाकी लोग तो सब अनुकूल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, तो इस भ्रम को दिमाग में से निकाल दीजिए। आपके सामने समस्याएं हैं, मैंने माना, लेकिन समस्याएं किसके समक्ष नहीं है? सभी के समक्ष हैं। और हो सकता है कि आपसे कहीं ज्यादा समस्याग्रस्त व्यक्ति ने आपसे बड़ी सफलता पाई हो। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपके सामने समस्याएं आ रही हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आपने उन समस्याओं के आगे स्वयं को झुका तो नहीं लिया है। एक बड़ी सुंदर पंक्ति मुझे याद आती है जयशंकर प्रसाद जी की, कि दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुगात। ये दुख का समय, ये संकट का समय बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। अरे काली रात है तो क्या है तो रात ही ना, बीत तो जाएगी, सवेरा भी आएगा। यकीन मानिए कि आपके सामने जितनी समस्याएं हैं उससे भी ज्यादा विपरीत परिस्थितियां, विपरीत समस्याएं और लोगों के सामने भी हैं, और ऐसे लोगों ने भी बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पाई हैं। और जब उन्होंने पाई हैं तो आप क्यों नहीं पा सकते? दूसरी बात जो आपने कही है कि मुझे 12-13 घंटे समय नहीं मिल पाता पढ़ने का, केवल 3-4 घंटे मिल पाता, वो भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे लगातार नहीं मिल पाता। दोस्तों महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। यदि ज्यादा घंटा पढ़ने से यदि सफलता मिलती होती तो फिर तो वही लोग सफल होते जो ज्यादा देर पढ़ते हैं। एक्चुअली जब आपके पास समय कम हो तो आपको हार्ड वर्क की जरूरत तो होती है, साथ के साथ स्मार्ट वर्क की भी जरूरत होती है। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने गोल को, अपने टारगेट को पहले ये देखिए कि आपको उसे कितने मिनिमम टाइम में अचीव कर लेना है। उसके बाद घबराइए नहीं, 3-4 घंटे भी मिल रहे हैं तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये अलग बात है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धैर्य मत खोइए, निराश मत होइए। निराश होने से कुछ काम भी तो नहीं चलेगा ना। तो आप एक प्लानिंग बनाइए कि भाई मुझे ये लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है। और वो एक मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसका। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जब भी आपको समय मिले, पढ़ने से पहले 5 मिनट 10 मिनट आप ये प्लानिंग बनाओ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। ओके। और उसके बाद एक बात और मैं आपसे कहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएंगे सभी, कि आप जो अपने लिए टारगेट सेट करते हैं, आपने सोचा कि मुझे 1 घंटे में ये 4 पेज याद करने हैं, तो टारगेट कभी भी छोटा मत चूज करिए। उदाहरण के लिए मान लो आप 1 घंटे में 4 पेज याद कर सकते हैं, तो आप 4 पेज का टारगेट कभी मत चुनिए। होता क्या है कि हम टारगेट उतना चूज करते हैं जितना हमारी पोटेंशियल होती है। अब हम क्या सोचते हैं, हमने पढ़ाई शुरू की और पढ़ते पढ़ते पता लगा दिमाग कहीं और चला गया, तो हम वही विचार हमारे दिमाग में चलता रहा बहुत देर तक। फिर थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि अरे अभी तो ये 3 पेज रहेंगे याद करने को, तो फिर हम सोचते हैं कि अरे अभी है समय, फिर उसी थॉट में फिर खो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि अरे कर लेंगे, चिंता मत, अभी है हमारे पास समय। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम 4 पेज की बजाय 1 पेज या 2 पेज ही याद कर पाते हैं। जब हम टारगेट बड़ा चूज करते हैं तो हमें पता है कि हमारा समय कम है, टारगेट बड़ा है, तो हम जोर भी पूरी लगाते हैं, ताकत पूरी लगाते हैं। और जब हम पूरी ताकत लगाते हैं तो पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं। जब हम टारगेट छोटा चूज करते हैं तो ताकत भी कम लगाते हैं और कंसंट्रेशन भी कम रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अरे ये समय है, कर लेंगे। तो यदि आप 4 पेज तैयार कर सकते हैं तो कम से कम इससे 3 गुना टारगेट तो सेट करिए। आप ये सोचकर पढ़ना शुरू करिए कि भाई मैं कम से कम ये 12 पेज तो याद करूंगा। अब आपको पता है कि समय मेरे पास 1 घंटा है और पेज ज्यादा है, तो आप उसे करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे। और कोई भी पढ़ाई से इतर आपके दिमाग में ख्याल आएगा तो आप उसे तुरंत निकाल देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका टारगेट बड़ा है। आप कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, आप स्पीड बढ़ा देंगे,
और जब आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो तय है कि आप ज़्यादा अचीव भी करेंगे। तो मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट, ये आपका टारगेट रहना चाहिए। मिनिमम समय में मुझे मैक्सिमम कितना ज़्यादा काम कर लेना है, और खास तौर से तब जब आपके पास समय कम हो। देखिए फास्ट और स्टीडी, अब समय स्लो एंड स्टीडी का नहीं है, अब समय है फास्ट एंड स्टीडी का, यानी आपको तेज भी चलना है और लगातार भी चलना है, तब आप जीतेंगे। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स उपलब्ध हैं, तो इसलिए कंपटीशन दिनों दिन टफ और टफ होता जा रहा है। लेकिन खैर, आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, आपका ध्यान तो सिर्फ अपने टारगेट पर होना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा कि कुछ लिख के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। तू जिस जगह जाग सवेरे, तू जिस जगह जाग सवेरे, उस जगह से आगे बढ़ के सो। तो आपको सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपको सिर्फ यही सोचना है कि मुझे और कितना आगे बढ़ना है, और एक पल के लिए भी निराश नहीं होना है। ये बात दिमाग में मत लाइए कि मुझे समय कम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कम समय में भी ज़्यादा बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपकी प्लानिंग सही बनाइए। तो एक तीसरे प्रतियोगी ने पूछा है कि सर पीसीएस परीक्षा की तैयारी करने का सही समय क्या होना चाहिए? मेरी उम्र अभी 16 वर्ष है, मुझे अभी और कितना समय इंतजार करना चाहिए, या मैं अभी तैयारी शुरू कर दूं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। दोस्तों, ये तो एक हमेशा एक विवाद का विषय रहता है कि इसकी तैयारी करने की सही उम्र क्या हो, लेकिन एक तो तय है, एक बात तो तय है कि आप जितनी जल्दी तैयारी शुरू कर देंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। आप जानते भी हैं कि जो ट्रेन लेट चलती है अक्सर करके उसी को लेट भी किया जाता है, जो राइट टाइम चल रही हो वो राइट टाइम ही पहुंचने की कोशिश की जाती है। तो सही उम्र, हकीकत तो यही है कि आपके इंटरमीडिएट के बाद जब आप ग्रेजुएशन में आए तभी ये टारगेट सेट हो जाना चाहिए कि भाई मुझे सिविल सर्विस में जाना है, और ग्रेजुएशन में आप वही सब्जेक्ट्स लीजिए जो आपको सिविल सर्विस में लेने हैं या सिविल सर्विस में यूज़फुल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने साइंस साइड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किया है वो लोग सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते हैं। लेकिन यदि अभी आप छोटी क्लासेस में हैं, 10th में हैं, 11th 12th में हैं, और अभी आपने ग्रेजुएशन यदि नहीं किया है और आपका सिविल सर्विस में जाने का मन है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट्स लीजिए जो आपको सिविल सर्विस में यूज़फुल हों। और सबसे बढ़िया समय तो यही है तैयारी करने का, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि डू नॉट वेट, इंतज़ार मत कीजिए कि अभी मैं 2-3 साल और आराम कर लूँ उसके बाद तैयारी करूँगा। आप बिल्कुल सही समय पर हैं, और इसकी तैयारी के लिए यदि कम से कम 2 या 3 साल तो चाहिए, तो उस हिसाब से आप उसी एज तक पूरी तरह से तैयार हो पाएंगे जब तक आप इस परीक्षा में बैठने के लायक होंगे। अब कोशिश करिएगा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका लास्ट अटेम्प्ट हो जाए, यानी कि पहला प्रयास में ही आप सफल होने की कोशिश कीजिएगा। एक चौथे प्रतियोगी ने प्रश्न पूछा है जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो उन्होंने कहा है कि सर मैं तैयारी कैसे करूं? यदि मैं तैयारी करता हूं तो मेरी इंजीनियरिंग का जो मेरा नॉलेज है वो पीछे छूटती है, और यदि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के नाते यदि मैं जॉब करता हूं तो सिविल सर्विस की तैयारी करने में मुझे दिक्कत महसूस हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। दोस्तों, मेरे तमाम जानकार जो सफल अभ्यर्थी हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोगों ने आर्ट सब्जेक्ट से प्रिपरेशन शुरू करके बड़ी बड़ी कामयाबी पाई है। तो इसलिए यदि आपके दिमाग में ये बात है कि भाई मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है
और मुझे 8 सब्जेक्ट्स में दिक्कत आएगी, तो देखिए एक बात तो तय है कि जनरल नॉलेज में जितने भी विषय हैं वो ज़्यादातर सभी 8 सब्जेक्ट्स हैं, सिवाय साइंस और मैथ को छोड़ के। और साइंस और मैथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो पोर्शन है भी वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थ्योरेटिकल कम है। यानी कि एक औसत व्यक्ति को साइंस का जितना ज्ञान होना चाहिए सिर्फ उतनी ही नॉलेज की वहाँ ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। एक नॉर्मल नॉलेज, जैसे कि यदि कोई डॉक्टर आपके दांत को देखता है तो वो कौन से लेंस का इस्तेमाल करता है, तो इस तरीके के जो यूज़फुल हैं, जैसे डॉक्टर जो कान में लगाकर और आपकी हार्ट बीट सुनता है उस यंत्र को क्या कहते हैं। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं साइंस से संबंधित, जिसके लिए कोई भारी भरकम साइंटिफिक नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 8 सब्जेक्ट से आपको दिक्कत आने वाली है। 8 सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो देखिए आपका ध्यान इस चीज़ पर नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, साइंस बैकग्राउंड का हूँ, मुझे 8 सब्जेक्ट्स में कैसे कर पाऊँगा। करना तो पड़ेगा। देखिए आपने यदि ठान लिया है, आपने सोच ही लिया है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो इस तरीके की समस्याओं से आप जो है परेशान यदि होने लगेंगे तो फिर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, आपको हिस्ट्री की डेट्स भी याद करनी पड़ेंगी, ज्योग्राफी के प्लेसेस भी याद करने पड़ेंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी याद करने पड़ेंगे, आपको करंट अफेयर भी याद करना पड़ेगा। ओके, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और बल्कि मैं कहूँगा कि सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो फिर यदि आप इस तरह से सोचेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, लेकिन सब्जेक्ट जो भी लें आप मेंस के लिए वो बहुत सोच समझ के लें, काफ़ी चिंतन मनन के मान लें, और इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ तो मुझे 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने में दिक्कत आएगी। दिक्कत थोड़ी बहुत आएगी, थोड़े दिन आएगी, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। भरोसा रखिए, आप चल पड़िए। मैं हमेशा कहता हूँ आप बस चल पड़ो, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। रही बात इसकी कि जो आपने पूछा है कि सर यदि मैं जॉब करता हूँ तो तैयारी नहीं कर पाऊंगा, और यदि मैं तैयारी करता हूँ तो इंजीनियरिंग के लायक नहीं रहूँगा। तो देखिए एक बात तो मैं आपसे कहूँगा कि आप दोनों हाथ में लड्डू नहीं रख सकते। रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर रिस्क तो आपको लेना ही पड़ता है। आप यदि ये सोचें कि भाई मैं अच्छी खासी जॉब भी कर लूँ, अच्छा खासा पैसा भी कमा लूँ और मैं तैयारी भी कर लूँ, तो ये दोनों हाथ में लड्डू नहीं चलेंगे। ओके, आप यदि बड़ा पाना चाहते हैं, आपका टारगेट बड़ा है, तो रिस्क भी बड़ा है। और यदि आप रिस्क उठाने से बचते हैं तो फिर सिविल सर्विस की तैयारी करना भूल जाइए। किसी ने कहा भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क पता है क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। समझ रहे हैं ना? दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहूंगा, किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि जन्म लिया है खेल नहीं है, जन्म लिया है खेल नहीं है, यहाँ नाचना ही होता है राधा को, यहाँ नाचना ही होता है राधा को, भले ही किसी के पास मनाने को छटाक भर तेल ना हो। तो ये मत सोचिए, यहाँ नाचना तो आपको पड़ेगा ही भाई, यहाँ रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, और आप जितना रिस्क लेने से बचेंगे उतने ही आप घाटे में जा रहे हैं। ओके, तो रिस्क लीजिए और पॉजिटिव रहिए कि आप एक दिन सफल होंगे। डेल कार्नेगी जो कि एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उन्होंने तमाम वर्ल्ड फेम की बुक्स लिखी हैं, और जब कभी भी समय मिले डेल कार्नेगी को जरूर पढ़िएगा। खासतौर से उनकी जो पुस्तक है लोक व्यवहार, अपने आप में एक गजब की पुस्तक है, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को उस किताब को जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। वो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। अच्छे की, शुभ की कामना कीजिए। विचार तो यही हो आपका होना चाहिए कि मैं सफल होऊंगा एक दिन, मुझे होना ही है। लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट,
एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि हम अच्छे की आशा तो करते हैं लेकिन अपने आप को खराब परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। ओके, तो अपने आप को तैयार रखिए इस चीज के लिए भी। अक्सर करके मैंने देखा है कि जब कभी भी आपके दिमाग में ये होता है कि इस बार तो मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा और हो सकता है मेरी बहुत अच्छी रैंक लग जाए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और कभी कभी अप्रत्याशित रिजल्ट आता है, आपको बिल्कुल भी होप नहीं होती कि मेरे तो पेपर ही खराब गए हैं और आप टॉप कर जाते हैं। तो देखिए कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन उसे देना तो पड़ता है। लेकिन आपको भी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम रिस्क उठाते हैं ये सोच के कि हमें सफलता ही हाथ लगेगी, हर बार हाथ नहीं लगेगी। हो सकता है कि आप असफल हो जाएं। अब्राहम लिंकन की जीवनी यदि आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि उन्होंने जो छोटे लेवल से जब चुनाव लड़ने शुरू किए और वाइस प्रेसिडेंट तक सारे चुनाव हारे, सारे चुनाव, इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लास्ट में वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए और जीते। अमेरिका के बेस्ट प्रेसिडेंट्स में से उनका नाम आता है। तो ये मत सोचिए कि भाई मुझे हर बार सफलता ही हाथ लगेगी। ओके, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, रिस्क तो उठाइए, ये मत डरिए, रिस्क उठाइए, आप सफल होंगे ये गारंटी है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हो जाएं, सेकंड में हो जाएं, होंगे जरूर। अपने आप को तैयार जरूर रखिए वर्स्ट के लिए, लेकिन आपको जीतना है, आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं, ये विश्वास आपके दिमाग से 1 मिनट के लिए भी जाना नहीं चाहिए। ओके, तो रिस्क लीजिए, मेरा आपसे कहना है, और आई होप कि आप जरूर सिविल सर्वेंट बनेंगे। एक और प्रतियोगी ने वो सवाल पूछा है कि सर मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हूँ, क्या पीसीएस की तैयारी के साथ साथ मैं बैंक या किसी अन्य जॉब की तैयारी कर सकता हूँ? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। यहाँ पर मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि आप यदि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस है, चाहे यूपी पीसीएस है, चाहे वो कोई अदर पीसीएस है, तो देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी करें वो स्वभाव में, स्वरूप में, फॉर्मेट में लगभग एक जैसे होने चाहिए। जैसे आप मान लो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के मिलते जुलते आप यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर लेते हैं। ओके, लेकिन आप यदि ये सोचते हैं कि भाई मैं यूपीपीसीएस की तैयारी कर लूं और साथ में बैंक पीओ की तैयारी कर लूं या साथ में एसएससी की तैयारी कर लूं, मुझे ये विचार जो है बहुत उत्तम नजर नहीं आता, क्योंकि एसएससी का एग्जाम उसकी अपनी एक नेचर है, उसका अपना फॉर्मेट है, उसके लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, बैंक पीओ के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, उसके पेपर पैटर्न अलग टाइप का है, यूपीपीसीएस का पेपर पैटर्न अलग टाइप का है। तो देखिए एक बात का ध्यान रखिए, दो विपरीत दिशा वाली नावों में पैर मत रखिए, फिर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, डूब जाएंगे। हाँ, यदि दोनों नावें एक ही दिशा में जा रही हैं तो संभव है कि आप कुछ दूर तक साथ चल सकें या मंजिल तक पहुंच सकें। तो मिलते जुलते एग्जाम की तैयारी तो आप साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन आप यदि ये सोचें कि भाई मैं यूपीपीसीएस की तैयारी कर लूं, साथ में बैंक की भी तैयारी कर लूं, तो मुझे ये आपका विचार उत्तम नजर नहीं आ रहा है। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्पेसिफिक करें, पहले अपना टारगेट सेट करें कि मुझे बैंक में जाना है या सिविल सर्विस में जाना है। ओके, तो अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करिए और तब आगे बढ़िए। आई होप कि जो आपने सोचा है, जो आप चाहते हैं, आप जरूर पाएंगे। एक प्रतियोगी परीक्षार्थी ने पूछा है कि सर यूपीपीसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें मुझे पढ़नी चाहिए, और ये हिंदी माध्यम के छात्र हैं। दोस्तों जहाँ तक किताबों की बात आती है तो मार्केट में एक से एक अच्छी किताबें उपलब्ध हैं। हाँ,
ये मैं जरूर कहूँगा कि किताबें खरीदने से पहले आप उसे अच्छे से एक बार किसी से लेकर आप उसे, यदि कहीं से मिल जाए तो उसे घर लाके एक बार 1-2 दिन पढ़ लें, ताकि आपको उससे हल्का सा आइडिया लग जाए कि उसकी भाषा, उसका कंटेंट आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है या नहीं। तो बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, इसलिए किसी एक पर्टिकुलर बुक का के लिए कहना कि भाई आप ये किताबें ले लीजिए, ये किताबें ले लीजिए, तो थोड़ा मुश्किल है। बाकी आप सफल लोगों से मिलिए, उनसे पूछिए कि भाई मुझे कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा आपसे, 4 किताबें खरीदने से बेहतर है एक किताब 4 बार पढ़िए। मैंने सिविल प्रतियोगियों में ये आदत देखी है कि जब वो तैयारी शुरू करते हैं तो किसी ने कहा कि भाई फलाना किताब ले लो, वो बहुत अच्छी है। किसी दूसरे ने कहा अरे ऐसा वो तो बहुत ही अच्छी किताब है, वो तो जो आपने खरीदी थी वो तो बेकार थी एकदम, तो हम वो दूसरी भी खरीद लाए। फिर पता चला कि कोई मार्केट में नई आई कि तीसरी किताब आई है, वो सबसे अच्छी किताब है, आप उसे भी खरीद लाए, और आपने बाकी दोनों किताबें साइड में लगा दी। और हम जो है दुनिया भर की किताबें इकट्ठी करते रह जाते हैं। इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर किताब का नाम यहाँ इसलिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आपको कौन सी किताब पसंद आएगी ये पढ़ने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है। कुछ किताबों का कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी भाषा टिपिकल है, ओके, तो आपको कौन सी किताब सूट करेगी ये तो आपको तय करना है। लेकिन इसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जो सफल प्रतियोगी हैं या जो सीनियर्स तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे पूछिए। अब चाहे मीडियम आपका हिंदी है चाहे अंग्रेजी है, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों से मिलिए, सफल अभ्यर्थियों से मिलिए, उनसे पूछिए। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो उनसे पूछिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि आप किताबें इकट्ठी करते मत रह जाइए। अभी कुछ दिनों पहले एक दिल्ली से प्रतियोगी परीक्षार्थी का मेरे पास फ़ोन आया। उसने मुझे बड़ी खुशी खुशी कहा कि सर मैंने मिडवेल इंडिया की, मध्यकालीन भारत की 4 किताबें खरीद ली हैं और ये किताबें खरीद ली हैं, और आप सर आप बताइए और कौन सी किताब खरीद लूँ। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने उसको छूटते ही कहा कि भाई आपको सेलेक्ट होना है या लेक्चरर बनना है। और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आपको सेलेक्ट होना है या उस सब्जेक्ट का आपको मास्टर बनना है। आपको सफल होना है ना, आपको सिविल सर्वेंट बनना है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी करने के चक्कर में मत रहिए। कुछ अच्छी किताबें आप चूज़ कर लीजिए और उसे इतना पढ़िए कि वो आपके ब्लड में समा जाए। उस किताब में से जब भी कोई सवाल आए तो आप एक झटके में बता दें कि हाँ भाई ये इसका उत्तर है। जब हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, और होता क्या है कभी कभी कि हम 2 या 3 किताबें पढ़े और हर किताब में वो डाटा जो है थोड़ा थोड़ा अलग है, तो कंफ्यूज और हो जाते हैं। ओके, तो किताबें खरीदने से पहले आप थोड़ा लेटेस्ट ट्रेंड देख लीजिए, कौन सी किताबें अपडेट हो रही हैं, ओके, कौन सी रेलेवेंट बुक्स हैं। और मार्केट में अब बहुत सारी किताबें आ रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें आ रही हैं, तो अब किताबों की समस्याएं तो नहीं है। ओके, तो आप जो है जो भी बुक्स लें बहुत सोच समझ के लें, और बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी करने के चक्कर में मत रहें। मैं फिर कह रहा हूँ 4 किताबें खरीदने से बेहतर है आप 1 किताब खरीदें लेकिन उसे 4 बार पढ़ लें। ओके, आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में बस जाए, ना कि आपकी लाइब्रेरी में जाके सज जाए। तो आपको लाइब्रेरी नहीं सजानी है, आपको सफल होना है। और इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखें, जो कि मैं अक्सर करके कहता हूँ कि जितना महत्वपूर्ण यह है कि क्या पढ़ना है, उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि क्या नहीं पढ़ना है। ओके, तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे। और एक प्रतियोगी परीक्षार्थी ने मुझसे पूछा था कुछ दिनों पहले कि सर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि क्या पढ़ने लायक नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा उत्तर यही है मेरे पास कि आप जो है जब भी कोई थ्योरी पढ़ें, जब भी कोई चैप्टर पढ़ें, तो आप जो है उसके बाद जो उसमें पीछे क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें सॉल्व करें। तो बहुत सारा आइडिया तो आपको उसी से लग जाएगा कि किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल आते हैं। उसके बाद आप अनसॉल्व पेपर उठा लीजिए, फिर उसमें से देखिए कौन कौन से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं।
तो उससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस पोर्शन में से सवाल ज्यादा आते हैं। बाकी इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा कि भाई ये पढ़ने लायक है या ये पढ़ने लायक नहीं है। ओके, ये तो आपको अनुभव से आएगा, ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें हल करने पर आएगा। तो आप जो है जब भी कोई चैप्टर पढ़ें उसके बाद उसके क्वेश्चनर्स, उसके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको ज्यादा मदद करेंगे ये पता लगाने में कि क्या किस चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है। एक और प्रतियोगी ने सवाल पूछा है कि सर मैं कोचिंग करने के मैं सक्षम नहीं हूँ, क्या बिना कोचिंग के भी तैयारी की जा सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षार्थी ऐसे हैं जो कई सारे कारणों से, कुछ तो इसलिए कि उनके पास धन की कमी है, कुछ इसलिए कि वो बड़े शहरों में नहीं जा सकते हैं, या कुछ अन्य कारणों से कोचिंग करने नहीं जा पाते हैं। लेकिन ऐसे जब परीक्षार्थियों से मैं मिलता हूं तो अक्सर करके वो मुझे निराश दिखाई दिए। उनको लगता है कि बिना कोचिंग के हम सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ मैं आपसे एक बात कहूँगा, ठीक है, कोचिंग हमें सफल होने में मदद करता है, नो डाउट। ओके, हमारी जो तैयारी है उसको शार्पन करता है और हमें जल्दी सफल होने में मदद भी करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग यदि आप नहीं जा पाएंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, ये इसका मतलब तो कतई नहीं है। ओके, यदि ऐसा होता तो सिर्फ कोचिंग में पढ़ने वाले ही सफल हो पाते हैं। मैं स्वयं कहीं किसी कोचिंग में नहीं जा पाया क्योंकि मैं जा भी नहीं सकता था, मैं जॉब करता था। तो मैंने तो सेल्फ प्रिपरेशन की और सेल्फ प्रिपरेशन करते करते ही सफल हो गया। और मेरे तमाम साथी ऐसे हैं जो जॉब कर रहे थे और जिन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन करते करते ही सफलता पाई। इसलिए यदि आप ये सोचे बैठे हैं कि भाई मैं कोचिंग करने में सक्षम नहीं हूं तो मैं सिविल सर्विस सर्वेंट नहीं बन पाऊंगा, तो प्लीज अपने दिमाग से डाउट निकाल दीजिए। ओके, अब आपको ये देखना है कि आप कामयाब कैसे होंगे बिना कोचिंग के। और बहुत लोग होते हैं, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया तो मैं नहीं बता सकता कि इतने % लोग सफल होते हैं, लेकिन हाँ मैं फिर कह रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी कोचिंग के सफल होते हैं, तो आप भी हो सकते हैं। और एक बात मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि क्या एक भी परीक्षार्थी ऐसा नहीं है जो बिना कोचिंग के सफल नहीं हुआ, और यदि एक भी हुआ है तो फिर आप क्यों नहीं हो सकते हैं? ओके, तो यदि एक भी सीट है और एक भी यदि बच्चा बिना कोचिंग के बन सकता है तो वो अगले सफल होने वाले अभ्यर्थी आप हैं। एक और परीक्षार्थी ने सवाल पूछा है कि सर मैं जब भी कुछ याद करता हूँ तो बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, मेरी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो बहुत ख़राब है, मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों से मैं मिलता हूँ, वो अक्सर करके यही कहते हैं कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं और रात को खूब रट के सोते हैं और सुबह उठते हैं तो सब कुछ साफ मिलता है। दोस्तों, ये समस्या तो सबके साथ है। इस दुनिया में कौन ऐसा है जो सब कुछ याद रख सकता है? और यदि आप सब कुछ याद रखने लगे तो ये दिमाग जो है, ये दिमाग कम, ये गार्बेज ज़्यादा बन जाएगा। ओके, समझ रहे ना आप? तो भूलना, ये बात मैं अक्सर करके कहता हूँ कि भूलना बुरा नहीं है। ओके, भूलते सब हैं, सब भूलते हैं। आपने आज से 20 दिन पहले क्या खाया था आप नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ याद रखी जाएगी। तो भूलते सब हैं, सभी भूलते हैं। ये अलग बात है कि कोई 2 बार में याद कर लेता है, कोई 3 बार में याद कर लेता है, किसी को 5-6 बार याद करना पड़ता है। ठीक है, तो भूलना बुरा नहीं है, याद ना करना बुरा। आप 10 बार भूल गए, कोई बात नहीं, 11वीं बार पढ़ लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? तो ये दिमाग में से निकालिए कि भाई मैं भूल जाता हूँ, तो सभी भूलते हैं, एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये एक नेचुरल फैक्ट है कि सभी भूलते हैं। आप ज़रा थोड़ी देर को चिंतन करो, जो छोटा बच्चा होता है ना 1 साल का,
वो तमाम गलतियां करता है, तमाम, लेकिन वो एक गलती कभी नहीं करता। थोड़ा दिमाग पर जोर मारिए, कौन सी? सोचिए थोड़ी देर। वो बहुत सारी गलतियां करता है लेकिन एक गलती कभी नहीं करता। क्या? कि वो सैकड़ों बार गिरता है लेकिन चलना नहीं छोड़ता, चल के मानता हो। वो कितनी भी बार गिरेगा लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अरे यार मैं तो गिर गया, अब नहीं चलूंगा। वो फिर चल पड़ता है, समझ रहे ना आप? तो वो चल के ही मानता है, और जब वो चलना शुरू करता है तो जिंदगी भर चलता है। तो आप ये सोचकर होपलेस हो जाएं कि यार मैं 4 बार याद किया, मैं तो भूल गया। अरे 4 बार आपने याद किया, भूल गए तो कोई बात नहीं, 5वीं बार कर लो, क्या फर्क पड़ गया? ठीक है। और करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। आप बहुत शार्पन मेमोरी के नहीं भी हैं तो भी जब आप अभ्यास करेंगे बार बार, तो आपकी भी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी। दोस्तों, इसी संदर्भ में मेरा एक वीडियो, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी पावर, आप हमारे चैनल कामयाबी कैसे पर देख सकते हैं, जो कि YouTube पर उपलब्ध है। इसके बाद एक महिला अभ्यर्थी ने प्रश्न पूछा है कि सर, मैं आर्ट साइड से ग्रेजुएशन किया है मैंने, और मुझे साइंस विशेषकर मैथ में बहुत दिक्कत आती है, और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस साइंस और मैथ की वजह से सिविल सर्वेंट नहीं बन पाऊंगी, मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तमाम आर्ट साइड से ग्रेजुएट किए हुए लोगों के सामने ये समस्याएं आती हैं कि उन्हें साइंस और मैथ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं कि जो साइंस सिविल सर्विस में पूछी जाती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होती है, जिन्हें हम कॉमन यूज में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, ना कि साइंस के भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। कोई आपसे आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं पूछेगा, कोई आपसे स्नेल का नियम नहीं पूछेगा, ओके, लेकिन आपको उस पर बेस्ड सवाल जरूर पूछेगा। इसी तरह से जैसे बायोलॉजी में वो आपसे पूछेगा कि भाई कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, कौन सी वायरल हैं, कौन सी फंगल हैं। तो इस तरीके की जो बेसिक नॉलेज है साइंस की, वो आपको होनी चाहिए। तो बहुत घबराइए मत कि कोई भारी भरकम बड़ी टिपिकल साइंस आपसे पूछी जाएगी। तो नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। रही बात मैथ की, तो मैथ के भी जो सवाल आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल ही ज़्यादा आते हैं, मतलब बहुत कठिन भारी भरकम सवाल नहीं आते हैं। उतना मैथ जितना एक प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए पूछा जाता है, और जो आपकी यूजफुल भी है। रही बात इसकी कि भाई अभ्यास करेंगे आप मैथ में जितना ज़्यादा, उतने आप शार्पन होते चले जाएंगे। तो घबराइए नहीं कि भाई आपको मैथ तो बिल्कुल नहीं आती है तो फिर मैं कैसे सिविल सर्वेंट बनूंगी। बहुत सारे लोग, बल्कि मैं कहूँगा कि अधिकतर आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं। तो भाई जब वो कामयाब हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकती हैं? तो अपने दिमाग में से ये सारे भ्रम निकाल दीजिए और हिम्मत रखिए। देखिए, आर्ट साइड वालों के सामने साइंस की प्रॉब्लम है, और साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स के लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो सबके समक्ष है, आसानियां तो किसी के लिए नहीं है ना। ओके, तो दिमाग से ये सारे भ्रम निकालिए और तैयारी करिए। एक और प्रतियोगी ने प्रश्न पूछा है कि सर, मैं लगातार 4-5 बार से असफल हो रहा हूँ और अब बहुत ज़्यादा निराश हो चुका हूँ, और कभी कभी तो मेरे मन में ये विचार आता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, और अब सिविल सर्वेंट बनने की आशा लगभग खो चुका हूँ। सर, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि नाकामयाबी का लंबा दौर आपके जीवन में चलता है। दोस्तों, मेरे व्यक्तिगत संपर्क में बहुत सारे अधिकारी तो ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल से लेकर 15 साल लगा दिए सफल होने में,
और वाकई भाई उनके पेशेंस की वो देखकर तो मुझे ताज्जुब होता है। लेकिन आपके धैर्य के आगे, आपके परिश्रम के आगे झुकना तो पड़ता ही है परमात्मा को भी। इसलिए यदि आप इस तरीके की नेगेटिव फीलिंग लिए बैठे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई अपने आप को थोड़ा सा फिर से मोटिवेट करिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंतिम प्रयास में सिविल सर्विस को क्रैक किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एग्ज़ाम धैर्य का एग्ज़ाम है, पेशेंस का एग्ज़ाम है। यहाँ आपकी नॉलेज की तो परीक्षा ली ही जाती है, आपके व्यक्तित्व की परीक्षा तो ली ही जाती है, साथ के साथ आपके पेशेंस की भी परीक्षा होती है। तो इसलिए निराश मत होइए। हो सकता है कि आप अगली बार बहुत अच्छी रैंक लगा दें, हो सकता है आप टॉप भी कर जाएं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो 3-4 अटेम्प्ट में कुछ नहीं बन पाते और नेक्स्ट अटेम्प्ट में टॉप कर जाते हैं। तो इसलिए निराश मत होइए। पंजाब के एक कवि पाश बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना। समझ रहे हैं ना आप? सहन मत करिए, अब उठ खड़े होइए, उत्तिष्ठ, उठो, जागृत जागो, प्राप्य वरान्य बोधता, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए रुको मत। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जब तक मंजिल ना मिल जाए रुको मत। क्या पता अंतिम प्रयास में ही या अगले प्रयास में ही आप कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल कर जाएं। इसलिए मेरा ऐसे मित्र से विनम्र अनुरोध है कि स्वयं को थोड़ा पॉजिटिव रखिए, थोड़ा पॉजिटिव बनाइए, होप फॉर द बेस्ट। एक्चुअली मैं फिर कह रहा हूँ, वही दिक्कत होती है कि हम वर्स्ट के लिए तैयार नहीं होते। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट। अच्छा होगा, आप जीतेंगे एक दिन, तय है। आप कामयाब होने के लिए पैदा हुए हैं, आप कामयाब होंगे, आपको होना है, आप होकर दिखाएंगे एक दिन। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपके तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल कामयाबी कैसे को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको इन वीडियोस में नहीं मिल पाया है तो आप ईमेल के माध्यम से अथवा कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं, अथवा आप हमारी वेबसाइट www.kamyabikaise.com तथा kamyabikaise.in पर भी पूछ सकते हैं। मैं श्याम सुंदर पाठक आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।